स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं. व्हाट इज ऑर्डर? नंबर ऑफ मोल्स हुज कंसंट्रेशन विल बी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर. ऑर्डर 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल्स में हो सकता है. अगर इसको दूसरी तरफ से हम पढ़ते तो हम कहते हैं कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का जो पावर है, कंसंट्रेशन चेंज का, एक्टिव मास का जो पावर है, इट्स नोन इट्स ऑर्डर. जैसे यहां अगर मैंने लिखा है dx by dt इज a की पावर 0, मतलब 0 मोल्स पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, तो ये कहलाएगी 0 ऑर्डर की रिएक्शन. एक टर्म और आएगी इस डेरिवेशन में, हाफ लाइफ टाइम. वो टाइम पीरियड जब कोई भी केमिकल अपनी स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए. अगर मैंने 70 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करी है तो वो टाइम जब 35 मोल रह जाए, इट्स नोन एज अ हाफ लाइफ टाइम. इसे टी हाफ से डिनोट करते हैं. इस टी हाफ का ये मतलब नहीं है कि आप टाइम निकालकर उसमें हाफ का डिवाइड कर दो. ये एक नया सिंबल है. टी फॉर टाइम वो पूरा टाइम है, कोई भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद, वो 30, 40, 50 सेकेंड, मिनट, आवर, ईयर, कुछ भी. बट अगर टी हाफ लिखा है तो इट मीन्स वो टाइम है जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा. आपने जितने से स्टार्ट करी, अगर 40 मोल से स्टार्ट करी तो वो 20 रह जाएगा, मीन्स 20 प्रोडक्ट में बदल जाएगा. अब अपन स्टार्ट करें 0 ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट जिसे K से दर्शाया गया है और इसका हाफ लाइफ टाइम. इस पूरे को समझने के लिए स्टार्टिंग से अपन कुछ छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे और वापस फर्स्ट ऑर्डर में उसे वापस फॉलो करेंगे. सबसे पहले मैं मान लूं एक रिएक्टेंट है A जो B में चेंज हो रहा है. जब टाइम 0 है, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपने जितना भी A लिया होगा, कैपिटल A, इसकी मैं मान लू कंसंट्रेशन है मोल से स्मॉल a. इनिशियल कंसंट्रेशन इज A, तब तक प्रोडक्ट बनने स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि टाइम 0 है, तो यहां पर भी 0. कुछ टाइम बाद, अब वो टाइम सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, वो T टाइम बाद मान ले इसमें से कुछ प्रोडक्ट में बदल गया. अगर आपने 100 लिया था तो उसमें से 10 प्रोडक्ट में बदल गया. जितना प्रोडक्ट में बदलेगा उतना रिएक्टेंट में कम हो जाएगा. क्योंकि मैंने A लिया था और X प्रोडक्ट में बदल गया, तो यहां कितना बचा रह जाएगा? A माइनस X. अब रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से था, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. अब एक्टिव मास A का, चौको ब्रैकेट एक्टिव मास को शो कर रहा है, A का, उसकी पावर 0. 0 क्यों लगाई? बिकॉज इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो मैं A की पावर 1 लिखती. यहां ये जो K है वो K है रेट कांस्टेंट. नीचे 0 लगा दिया इसलिए क्योंकि मुझे 2 डेरिवेशन समझानी है, एक 0 की और एक फर्स्ट की, तो दोनों के रेट कांस्टेंट को अलग अलग पहचान सकते, इसीलिए मैंने 0 लगा. dx by dt प्रोपोर्शनेट A की पावर 0, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाया, इक्वल्स टू A की पावर 0 किसी x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो A की पावर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. इसका मतलब वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. यहां K0 है रेट कांस्टेंट. dt को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू K0 dt. ये जो इक्वेशन मिली है इट्स नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है राइट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो आप लिखेंगे dx इक्वल्स टू K0 dt. इसका नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशनल इक्वेशन, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड. दोनों तरफ अपन ने इंटीग्रेशन लिया. dx का इंटीग्रेशन होता है x. मैथ्स वाले तो इसे फॉर्मूले से पढ़ते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो आज के बाद याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है. आपको ये याद रखना है, तो इस dx की जगह आ गया x. dt का जब इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो ये dt का t प्लस c जो यहां पर है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. कुछ बुक में यहां कैपिटल I से शो किया गया है. इस c की वैल्यू हमेशा लिमिट 0 पर निकाली जाती है, मीन्स जब t 0 हो. तब वापस यहां आ जाए, जब t 0 था
So when t is 0, x is 0, तो यहां t की जगह 0 लिखे और x की जगह 0 लिखे। इक्वेशन को सॉल्व करें, t 0 होगा और x 0 होगा तो c बराबर क्या हो जाएगा 0। सो c इज इक्वल टू 0। इस c की वैल्यू इसमें रखने पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू kt। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू kt। अब अगर आपको कोई k पूछता है, रेट कांस्टेंट, यहां पर 0 ही लगा दो। रेट कांस्टेंट पूछता है तो k0 इज इक्वल टू x बाय t होगा, लेकिन मुझे t हाफ समझाना है तो मैंने t बराबर लिखा, t बराबर हो जाएगा x बाय k0। अब आती है बात t हाफ निकालने की। इस इक्वेशन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई, इंटीग्रेशनल इक्वेशन, अब t हाफ। t हाफ कब है t, जब x बराबर a बाय 2, मतलब बची हुई मात्रा या आधा उस तरफ प्रोडक्ट के रूप में बदल जाए। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रखने पर t की जगह t हाफ और x की जगह a बाय 2 रखा। a बाय 2 और k, 2 और k दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनेट का साइन आता है। इट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे प्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब अगर आप ज्यादा पदार्थ लेंगे तो ज्यादा हाफ लाइफ टाइम होगा और कम लेंगे तो कम होगा। ये पूरी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। आप लोग इसे एक कॉपी पर उतार लें। अब बात आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्टिंग में देखें, वापस वही a इज इक्वल टू बी। स्टार्टिंग a है, ये 0 है। t टाइम बाद ये a माइनस एक्स और ये x हो जाता है। ये तो जैसा 0 ऑर्डर का चल रहा था वैसा ही। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dx बाय dt इज प्रोपोर्शनेट टू a की पावर 1। a की पावर 1, यहाँ a चेंज इन कंसंट्रेशन। a का कंसंट्रेशन कितना है, a माइनस एक्स, तो मैंने इस a की जगह a माइनस एक्स और प्रोपोर्शनेट का साइन हटा के क्या लगाया, k। तो फॉर्मूला बन गया dx बाय dt इक्वल्स टू k a। इस कैपिटल A की जगह a माइनस एक्स रखा क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। इस dt को इधर लेकर a माइनस एक्स को इधर लेकर आए, फॉर्मूला बन गया dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। अब बात आती है, ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है इंटीग्रेशनल इक्वेशन की। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर फिर वही चीज यहां इस स्टेप में आपको याद करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx था x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स का आंसर होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स। अब दो छोटी छोटी बातें, आप बाकी जगह पर क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। लॉग दो प्रकार का होता है, लॉग की बेस e और लॉग की बेस 10। अपनी केमिस्ट्री में लॉग की बेस e को ln और लॉग की बेस 10 को log से रिप्रेजेंट किया, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। मैंने जहां भी ln लिखा है जैसे ये, तो इस ln का मतलब है लॉग की बेस e। और जब लॉग की बेस e में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग की बेस 10 में चेंज हो जाता है, तो वहां log लिखेंगे। फिलहाल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस लॉग a माइनस एक्स। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि समय के साथ यहाँ कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, तो वो माइनस है। kt प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लिमिट 0 पर निकाली जाती है। t इज 0, यहाँ 0 लिखा, ये दोनों 0 हो गए। k इंटू 0 0, x की जगह 0 लिखा क्योंकि x 0 था, यहां भी 0 लिखा तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग a। इस c की वैल्यू को यहां रखा, ये हो गया माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt और c की जगह लिख दिया माइनस लॉग a। इस माइनस लॉग a को इस तरफ लेकर आए तो प्लस का हो गया। लॉग में यदि कोई दो सब्सटेंस माइनस होते हैं तो डिवाइड में लिखते हैं, प्लस होते हैं तो इनटू में। फिलहाल ये दोनों माइनस है तो मैंने डिवाइड में लिख दिया।
log a माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं log a अपॉन a माइनस एक्स। t की वैल्यू निकालिए तो k को इधर लेकर आएंगे, 1/k हो गया। log की बेस e को log की बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन आई है वो है इंटीग्रेशनल इक्वेशन, इधर थी डिफरेंशियल, इधर है इंटीग्रेशनल। अब मुझे निकालना है टी हाफ। व्हाट इज टी हाफ? वो टाइम पीरियड जब कोई सब्सटेंस हाफ प्रोडक्ट में बदल जाए, मीन्स x इज इक्वल टू a/2। तो इस x की जगह पर a/2 रखने पर, तो अब x की जगह पर a/2 रखें अपन, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस a/2। a माइनस a/2, एक में से आधा घटाना है तो आधा बचता है। a में से a/2 माइनस किया तो a/2 बचा। a/2 जब ऊपर जाएगा तो a से a कट गया, log 2 बचा। इस log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू रख दी 0.3010, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 0.693। इसे आपको याद भी कर लेना है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, याद कर लें। k कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब टी हाफ इज कांस्टेंट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनेट थी और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बड़ी अजीब चीज है कि मैं 1 किलो सब्सटेंस लूं, 1 kg का अगर हाफ होना है तो भी टाइम उतना ही लगेगा जितना 10 kg को 5 kg होने में। बहुत अजीब लगता है सुनने में, पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है कि आप इनिशियल कितना भी लो, उस सब्सटेंस को हाफ होने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कार्बन डिकेइंग। कार्बन 14 को लगभग 5000 साल 5000 ईयर लगते हैं हाफ होने में। तो अगर मैं 1 किलो से हाफ किलो देखूंगी तब भी 5000 ईयर लगेंगे, और अगर 10 kg से 5 kg देखूंगी तब भी 5000 ईयर ही लगेंगे, बिकॉज टी हाफ इज कांस्टेंट।